नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो है जोगिंदर जी का है। जोगिंदर जी बिहार के रहने वाले। इस घटना को लगभग 15-16 साल तो बीत चुका है। जब जोगिंदर जी की उम्र 20-22 साल की रही होगी, तब की ये घटना है। जोगिंदर जी जवान थे जब की। तो आइए चलते हैं आज की घटना में, कहानी में। लेकिन रिक्वेस्ट वही है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए ना। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरी कोई वीडियो कोई कहानी मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जोगिंदर जी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं बिहार का रहने वाला। और हमारे गांव में जो मेरा नाम था जोगिंदर, बहुत कम लोग ही जानते थे, मेरे घर के लोग। लेकिन घर में ही जब मुझे जोगी जोगी पुकारने लगे, तो मैं गांव भर में फेमस हो चुका था जोगी के नाम से। जो भी बच्चा बूढ़ा मुझे देखते जोगी के नाम से पुकारते। और जोगिंदर नाम बस स्कूल के नाम में रह गया था। और मैं अब 20-22 साल का हो चुका था। अब उन टाइम गर्मियों के टाइम था, आम का सीजन था। मेरे एक बगीचे में कुछ आम के भी पेड़ थे। वैसे तो बगीचे में कई तरह का पेड़ थे, महुआ भी था और भी कुछ लगे हुए थे, लेकिन गिनती के कुछ पेड़ आम के भी थे। और इन साल जो आम का पेड़ था ना, उसमें अच्छा फल लगा हुआ था, उम्मीद से ज़्यादा फल लटके हुए थे। अभी पकने में, तैयार होने में लगभग 1-1.5 महीना का टाइम और लगना था। और उस बगीचे में मेरे पिता एक घास फूस की टेम्प्रोरी कुटिया, झोपड़ी टाइप की बना रखी थी, जिसमें दरवाजा वरवाजा सब कुछ लगा रखा था। और वो धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। तो अपने साथ में रामायण, गीता, तरह तरह का जो धार्मिक किताबें होती हैं, वो अपने पास रखते थे। और समय समय पर उनका अध्ययन करते थे, पाठ भी करते थे। एक तरह से वो पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे हमारे पिताजी। धर्म कर्म में ज़्यादा समय वो उनका बीतता था। जब बगीचे की रखवाली कर रहे थे आप, तभी एक खबर आया रिश्तेदारी से। किसी की रिश्तेदारी में मौत हो गई थी। अचानक खबर मिला तो पिताजी को जाना पड़ा। अब रिश्तेदारी का मामला था, अब जाना तो जरूरी था। और उधर आम का जो बगीचा था, उसको रखवाली भी करना था। अब मैं दिन में तो जाता था जब पिताजी रहा करते थे, कभी आम, कच्चे आम तोड़ने के लिए, चटनी उटने के लिए। माँ बोलती थी, दीदी बोलती थी, तो जाके मैं आम ले आता था चटनी वगैरह के लिए। अब मेरे पिताजी अब कभी कभी घर आया करते थे, कभी 2 दिन पर, 3 दिन पर। ज़्यादा समय उनका उसी बगीचे में व्यतीत होता था। वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था कर रखा था। खाना घर से जरूर जाता था, लेकिन नहाना धोना सब कुछ वहीं पर होता था, क्योंकि वहाँ पर एक हैंडपम्प भी लगा रखे थे। अब घर आने के कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब सुबह शाम दोपहर का जो भी भोजन नाश्ता होता था, मैं पहुँचाता था या फिर मेरा छोटा भाई, दोनों में से कोई ना कोई भोजन लेके हम पहुँचाते रहते थे। अब वो जो घटना हुई ना, उस पर हम आते हैं। अब पिताजी तो मुझे बता करके अब वो रिश्तेदारी में चले गए जहाँ किसी की मौत हुई थी, और मुझे कहे कि जोगी, रात और दिन रखवाली तुम्हें करना है जब तक मैं ना आ जाऊँ। देखो, आम बिल्कुल तैयार है, अब मुश्किल से 1-1.5 महीना लगना है, और इसके बाद फसल हमारी सही निकलेगी। और देखो, तुम भूलना मत, ना इधर उधर खेलना, आप अपना समय बगीचे में बिताओ। मैं अब क्या करना, पिताजी का आदेश तो मानना ही था। और फिर मैं बोला पिताजी कि ठीक है, आप निश्चित होकर जाइए,
अब मैं आम के बगीचे का रखवाली करूँगा। अब दिन के टाइम मैं अपने छोटे भाई के साथ बगीचे में चला गया। अब जो भी खाना पीना था हम, अब मेरा कभी भाई ले आता, कभी मैं चला जाता घर पर, भाई रखवाली करता, ऐसे ही चल रहा था। शाम के टाइम अंधेरा होने तक मेरा भाई मेरे साथ रहा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वो शायद डर डर रहा था। वो अब कहने लगा, भैया, जोगी भैया, मैं तो अब घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं बोला कि ठीक है, थोड़ा देर और रुक जाओ और फिर तुम चले जाना, लेकिन वो माना नहीं। फिर मुझे उसको भेजना ही पड़ा। और उसके जाने के बाद में और भी कुछ लोग थे उस बगीचे में, लेकिन उनका कोई आम का पेड़ नहीं था। बस इधर उधर शाम के टाइम में घूमते टहलते, गांव में अधिकतर यही होता है, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहते हैं, जहाँ जो रहता है वहाँ जा कर के गप हाँकता है, बातें करता है। और वैसे ही कुछ दोस्त मेरे पास आ गए। जब उन्होंने देखा कि मैं हूँ बगीचे में तो आ गए। शायद वो आम के लालच में भी आए थे कि कोई टूटा वूटा आम मिल जाए गिरा हुआ तो घर ले जाएं, चटनी उटनी के काम में आए। अब मैं उनका जो जानता था कि ये किस लिए आए। अब बातचीत करते करते काफ़ी देर हो चुका था, करीब करीब 9 के आसपास का टाइम हो गया था। अब मैं उनसे बोला, तुम लोग जाओगे नहीं क्या, आज यहीं रुकना है क्या? तब बोले कि नहीं, जाना है। अब फिर अपने मकसद पा गए। कहने लगे, जोगी भाई, कुछ कच्चे आम मुझे दे देते, घर के लिए चटनी वटनी बना लेते। मैं उनकी बात पर हंस पड़ा था। मैंने बोला, भाई तुमने इतना टाइम क्यों ख़राब किया, जब आए थे तभी मांग लेते, अब आपके लिए आम थोड़ी मना है, जाओ तोड़ लो। और उसके बाद तो वो लोग बगीचे में टूट पड़े, लेकिन मैं साथ में था। मैंने बोला, कुछ ही आम तोड़ना है, नहीं तो पिताजी को पता लग जाएगा तो मेरी भी खैर नहीं। और इसके बाद वो आम लेके चले गए। अब उस जगह पर मैं ही अकेला बचा हुआ था। अब मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं बगीचे को छोड़ करके जा नहीं सकता था। अब भाई को बोला था कि खाना तुम लेके आओगे या किसी के हाथ खाना भिजवाओगे, लेकिन उस वक्त में अब जो मेरा छोटा भाई था मेरे घर में था, दीदी तो आ नहीं सकती थी, माँ आ नहीं सकती थी, तो खाना कौन लाएगा? मैं ही चिंता में डूबा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्यों ना दौड़ते हुए निकल जाए, और खाना तो पैक होगा, और फटाफट लेकर के आ जाऊंगा। और तभी हमारे बगल का एक लड़का जो मेरा दोस्त था, और वो खाना की पोटली लेकर के आ गया। अब बोला, मेरे मम्मी को चाची बोला करता था कि चाची ने खाना दिया है जोगी भैया, अब जल्दी से तुम खाना खा लो, अब बर्तन मुझे दे देना, मैं लेकर निकल जाऊंगा। मैं बोला, जब आ ही गया है भाई तो थोड़ी देर बैठ, बातचीत करेंगे, तब तक मैं खाना भी खा लूँगा। और वही हुआ, खाना वाना मैं खा लिया, अब बातचीत करते रहे। अब रात के करीब 11 बज चुका था। गांव में तो ऐसे अधिकांश लोग शाम के सो ही जाते हैं, अधिकतर लोग, लेकिन जो हम जवान लोग थे ना, अब जगे रहते थे बातचीत में। कोई किताब पढ़ता था, कोई अपने जो कुछ करता था करते रहते था। हम तो बगीचे में थे, मेरा काम तो रखवाली करना था। अब मैं उस लड़के को बातचीत में फंसा कर रखा हुआ था कि कुछ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जब 11 बज गया ना, तब बोलने लगा, मैं तो अब जा रहा हूँ, अब देखो जल्दी से मुझे बर्तन दे दो। और फिर सोचते, चाची गेट खोलेगी ना, मैं घर जाऊँगा तो। मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं खोलेगी, बर्तन लेके जाना और दरवाज़ा खटखटा देना, मैं माँ दरवाज़ा खोल देगी। इसके बाद वो चला गया। अब उस बगीचे में, उस कुटिया के अंदर मैं अकेले ही था। अब रात गहराने लगी। अब पहली बार रात में उस बगीचे में मैं रुका था, और फिर खेतों में सियारों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ अब सुनाई देने लगी। इतने सियारों की आवाज़ मैंने आज जो सुनी थी ना, तो मैं खुद डर गया था कि कहीं सियार गिद्दड़ मेरे पर हमला न करते। लेकिन वो दूर दूर थे और झुंड में आवाज़ निकाल रहे थे, और मैं उनकी आवाज़ सुनकर के डर जाता, कहीं वो झुंड में आकर के मुझे हमला तो ना कर देंगे। लेकिन मैं सोचा कि मेरे पापा पिताजी रहते थे तो उनको तो आज तक किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरपोक होते हैं, जैसा मैंने सुना था, इंसान के पास नहीं आते। और ऐसे करते करते रात का करीब 12 बज चुका था। अब मुझे अब नींद आ रही थी। मैं सोने की तैयारी कर रहा था उस कुटिया के अंदर में,
और बिस्तर अपना कर करके, जो पिताजी का बिस्तर था, अब फिर मैं लेट ही गया। 5-10 मिनट हुए हुए लेटे हुए मुझे इतना ही टाइम हुआ होगा, और तब तक तेज तेज आंधी आनी शुरू हो गई। जैसे ही आंधी आई, मैं समझ गया कि अब तो जो हमारे पेड़ है हिलेंगे, और हिलेंगे तो आम जो लगे हुए हैं वो टूट कर गिरेंगे, ये तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं मन में ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, ये आंधी हमारे बगीचे की तरफ ना आए, दूर से ही निकल जाए, ताकि मेरे पेड़ों का कोई नुकसान ना हो, आम टूट करके ना गिरे। नहीं तो इतने दिन का सेवा जो मेरे पिताजी कर रहे थे सब बेकार चला जाएगा। और यही मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आंधी तूफान किसी का प्रार्थना सुनता है। अब आंधी तूफान हमारे बगीचे का रुख कर लिया, तेज तेज इतनी हवा चलने लगी। बारिश नहीं हुई थी उस टाइम में, सिर्फ हवा हवा, और इतनी तेज की हवा हो जब वहाँ पर चलने लगे बगीचे में, पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, और आम जो थे लटके हुए भर भरा करके अब गिर रहे थे। मैं आवाज़ सुन रहा था गिरने की, और जितने आम गिरते मेरे कलेजे पर सांप लौट जाता कि इतना मेहनत पिताजी ने किया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब पिताजी आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा। अब यही सब सोच रहा था, और तब तक बरसात भी आ गई। बरसात वो भी तेज तेज तेज, आंधी तूफान पानी सब कुछ अब स्टार्ट हो चुका था। अब मैं अपने कुटिया में, कुटिया भी उस तेज हवा में हिल रही थी। ऐसे लग रहा था कि उखड़ करके कहीं उड़ ना जाए। लेकिन बांस बम्बू जो मेरे पिताजी ने जमीन में बहुत गहरा गाड़ रखे थे, वो जानते थे कि आंधी तूफान यहाँ आते रहते हैं, और मजबूती से उन्होंने बांध रखा था कुटिया को। कुटिया तो नहीं गई, लेकिन सारा जो आम का जो पेड़ था हिल डुल करके अब बहुत सारे आम अब जमीन पर गिरे होंगे, ऐसा मेरा अंदेशा था। अब मैं तो देखने तो गया नहीं, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और तेज हवा में कौन बाहर निकले। आखिरकार तेज हवा और बारिश चलते चलते आधा पौन घंटा बीत चुका, और इसके बाद जो आंधी थी थम गई और बारिश चलती रही। करीब करीब आधा पौन घंटा बारिश भी चली, और इसके बाद बारिश बंद हो चुका था। मैं अपना झोपड़ी में अब ये देख ही सकता था, और तो कुछ करने से रहा। जब बारिश थम गई ना, तब मैं कुटिया से बाहर निकला और सीधा पेड़ों की तरफ। पेड़ों के पास जा गया तो पत्ते भी टूटे हुए, टहनी भी टूटी हुई है, और आम तो जैसे एकदम जमीन पर पड़े हुए हैं। और वो आम कुछ ही दिनों में तैयार हो जाते, पक जाते, बाजार में बिकते। लेकिन अब किसी काम का नहीं थे। आम ज़्यादातर गिर करके फटे हुए थे, नुकसान हुए पड़े थे, उनको कौन लेगा। अब घर में अचार चटनी के ही काम आ सकते थे, इसके अलावा कहीं वो बिकते नहीं। मैं नुकसान का अंदाज़ा लगा रहा था कि कितने हमारे नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ आम जो थे लटके हुए थे। मुझे देख करके खुशी हुई, चलो कुछ तो आम बचा हुआ है। और तब तक मुझे आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे लगा कि कोई हमारे गांव का ही लोग होगा। अब आंधी तूफान आया है, शायद आम के लालच में आ गया होगा कि आम जमीन पर गिरा होगा और हम बटोर करके ले आएंगे। मुझे यही अंदाजा हुआ, और जैसे ही पलट करके देखा तो मैं एकदम देखता ही रह गया। वो हमारे गांव का कोई लोग नहीं था। वो एक 20, 22 या 25 साल की एक लड़की थी, और लंबी हाइट थी उसकी, और देखने में बहुत गजब की खूबसूरत। और वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे किसी इंसान को पहली बार देख रही हो। मैं उस लड़की को देख करके एकदम हैरान था कि आखिर ये लड़की कहाँ से आई। अब मैं अपने गांव का लड़की को अब सब कुछ जानता था, अब हमारे गांव की तो लड़की थी नहीं। मैं उसकी तरफ देखते हुए अभी अंदाजा लगा ही रहा था कि ये किस गांव की हो सकती है, इसका मकसद इस रात में यहाँ पर क्या है। जरूर ये दूसरे गांव की होगी, हमारे पड़ोस की। और आंधी तूफान जब देख लिया कि आंधी आया हुआ है तो ये आम बटोरने के लिए आई है। अब फिर मैं पूछी उठा, क्यों आम बटोरने के लिए आई हो क्या आप? लेकिन लड़की वो मेरी तरफ देखती रही, कुछ बोली नहीं। मैं अब उसको देख करके वही बोल रहा था कि देखो, अगर 2-4 आम चाहिए
तो तुम उठा लो और फिर तुम चले जाओ। इससे ज़्यादा मैं देने वाला नहीं हूँ। मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है, अब हमारे नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं गुस्से में तो था ही, इतना नुकसान हुआ था, और ऊपर से वो लड़की आकर खड़ी थी। मुझे लगा कि आम के लालच में आई है, लेकिन उसको तो आम का लालच था ही नहीं। अभी मेरे पास खड़ी हुई अब मुझे घूर रही थी। मैंने बोला कि आप ऐसे क्या मुझे देख रही हो? क्या किसी इंसान को, किसी लड़की को आज तक देखा नहीं? लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे थी वैसे ही खड़ी मुझे घूर रही थी। अब मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई कि आखिर ये लड़की इतनी रात को इस जगह पर एकांत में आंधी तूफान के बाद क्यों आई है? क्या इसका मकसद क्या हो सकता है? मैं जवान जरूर था, लेकिन मेरे दिल में कोई पाप नहीं था। ऐसा ही था मैं बार बार उससे पूछने लगा कि देखो, आपको आम चाहिए तो आम ले जाओ, आप निकल जाओ यहाँ से। लड़की जात हो, आप गांव के लोग कोई आ जाएगा तो देख करके क्या कहेगा कि यहाँ पर लड़का लड़की खड़े हुए हैं, और मुझे तो बड़ा समस्या हो जाएगा। आपको जो चाहिए आम जितना आप बटोर लो और निकलो यहाँ से। मैं बार बार यही कह रहा था, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि गांव के लोग, लड़के जरूर आएंगे आम चुनने के लिए। और भी कुछ पेड़ थे आगे में दूसरे का, अब वहाँ पर कोई रखवाली नहीं करता था, लेकिन आम बड़ा वो खट्टे हुआ करते थे, अचार के काबिल, खाने के काबिल नहीं थे। तो उसके लालच में हमारे गांव के लड़के जरूर आएंगे, और वहाँ भी आम टूट कर गिरा हुआ था। लेकिन बार बार लड़की के कहने के बाद भी वो लड़की टस से मस नहीं हो रही थी। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। मैं पूछ उठा, आप क्या कर रही हो? क्यों नहीं जा रही हो यहाँ से? क्या चाहती हो आप? आपका इरादा क्या है? तब वो लड़की धीरे से मुस्कुराई, अब मेरे नज़दीक और आकर के खड़ी हो गई। अब मेरे बालों को अब ऐसे सहलाने लगी जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। और जब ऐसा उसने किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कि आप मेरे से दूर रहिए, आप मेरे को जानती हैं? नहीं ना, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, तो आप मेरे से दूर रहिए, मेरे नज़दीक मत आइए। मैं आपका इरादा समझ गया हूँ, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जो किसी लड़की को देख करके फिसल जाए। मुझे आप दूरी रहे उसी में फ़ायदा है। मैं आपके नज़दीक नहीं आने वाला। आप मेरे सर पर हाथ में फिराए। आप वो लड़की मेरी बात को जैसे सुनी नहीं, आप वैसी ही हरकत करती जा रही थी। अब मैं उसको बाजू पकड़ करके दूर हटाता, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, मेरे सर पर हाथ फेरती रहती। मुझे अब बड़ा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार मैं उस लड़की को बाजू पकड़ के और दूर झटका दिया। लेकिन कमाल की बात थी, मैं भी जवान शक्तिशाली था, और लड़की लंबी जरूर थी लेकिन मोटी तगड़ी तो थी नहीं। अब मेरी इतनी ताकत के बावजूद मैं उस लड़की को धकेल नहीं पाया। जहां थी वहीं के वहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हटी। अब मुझे उसकी ताकत का एहसास हुआ। अरे, इस लड़की के अंदर में इतना ताकत, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बार भी मैं कोशिश किया गुस्से से धकेलने का, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। अब वो लड़की मेरी तरफ देख करके और मुस्कुराने लगी। कोई भी बातचीत नहीं, ना मैंने उसका आवाज़ सुना, बस मुस्कुराती जा रही थी। और जब भी उसको मौका मिलता मेरे बालों पर जरूर हाथ फेरती। अब मुझे गुस्सा आता, मैं उसका हाथ झटक देता। अब बोलता कि आप चले जाइए, चले जाइए, मेरे से दूर हो जाइए। गांव के लोग आएंगे तो मुझे देख करके बदनामी करेंगे कि किसी लड़के के साथ में फंसा हुआ हूँ। ऐसा ही गांव में होता है, और एक बार जो बदनामी हो गई ना तो बहुत खराब होगा मेरे लिए। अब मैं ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन मेरी बात वो लड़की सुनी तब ना। आखिरकार अब मुझसे रहा नहीं गया। अब जोर से, पहले तो लड़की समझ करके धक्का दे रहा था हल्के फुल्के हाथ से और ताकत भी लगा करके, लेकिन अब जितनी मेरे शरीर में शक्ति थी उसका मैं प्रयोग करने लगा। लेकिन वही बात, वो लड़की पीछे हट ही नहीं पा रही थी इतना ताकत लगाने में। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस नाजुक सी लड़की में इतना शक्ति कैसे आ सकता है। और वही वक्त था जब लड़की अपना हाथ फिर मेरे सर की ओर बढ़ाई। अब मैं उस हाथ को रोकना चाहता था, लेकिन तभी जबरदस्ती मेरे सर पर उसने हाथ फेरा
आज जैसे ही हाथ फेरा ना इस बार में, ऐसे लगा कि मैं चक्कर खा रहा हूं। पूरा बगीचा घूमता जा रहा है, मैं गोल गोल घूम रहा हूं और बगीचे के साथ में आसमान भी घूम रहा है। अब फिर मैं चक्कर खाते खाते आज जमीन पर जा गिरा। मैं जब गिरा तब तक मुझे याद था, मैं होश में था कि वो लड़की मेरे ऊपर झुक गई थी। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब होश हुआ तब मेरे गांव के लड़के मुझे उठा रहे थे। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे बदन में जो शर्ट पहन रखा था वो शर्ट भी खुला हुआ था। मतलब ये सब क्या हो गया मेरे साथ में। जब लड़के मुझे उठाने लगे, जोगी जोगी भैया, जोगी भैया क्या हो गया, कैसे गिरे हुए, क्या चोट खा गए आंधी तूफान में, उठो भैया उठो भैया। वो लड़के आम बीनने के लिए आए थे रात के टाइम में। उनको पता था कि आंधी तूफान आया हुआ है और आम तो जरूर जमीन पर गिरा होगा और वो बटोर कर अपने घर ले जाए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि मैं ज़मीन पर गिरा हुआ हूँ तो अब वो मेरी मदद करने के लिए आ गए। अब मुझे आखिरकार होश में ला ही दिए। जब मैं होश में आया ना तो सबसे पहले उसी लड़की का मुझे ध्यान आया कि वो लड़की मेरे पास में खड़ी थी और सारी कहानी मुझे जानकारी हो गई थी जो मेरे साथ में उस लड़की ने किया था। आखिरी बार उसने मेरे सर पर हाथ रखा और तभी लगने लगा कि चक्कर खाते खाते मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ और वो मेरे ऊपर झुक गई थी। और फिर मुझे होश नहीं था। ये सब बात मैं जान करके हैरान रह गया। मैं इधर उधर देखने लगा, अभी तो रात बहुत बाकी थी। और जब मैं इधर उधर झांकने लगा, इधर उधर लड़की को तलाशने लगा कि आखिर वो लड़की कहाँ गई, तब वो लड़के जो थे मेरे दोस्त गांव के कहने लगे, जोगी भैया क्या किसको देख रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ है, कुछ बताओगे, और नहीं तो हम तुम्हें लेके चले गांव पर अम्मा के पास में। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे वही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी और मेरे साथ उसने क्या किया। मुझे यही चिंता खा रही थी। मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि उसने मेरे साथ में रात में क्या किया, क्या चाहती थी वो, और मेरे साथ में अब हुआ क्या है। इतना तो मैं जान चुका हूँ कि जो शर्ट पहने हुए था मैं, वो शर्ट मेरे शरीर पर था ही नहीं, ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो आखिर ये सब कैसे हुआ। और वो जो मेरे साथी थे अब मुझे कहते, भैया तबीयत ठीक नहीं है तो चलो घर पर। हाँ, तब मैंने हाँ भर दिया कि हाँ भाई तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इन आमों का रखवाली कौन करेगा। अब उसमें से एक जो हमारे गांव का लड़का था, जो मेरा कभी दोस्त था, जिगरी दोस्त था, लेकिन अब कुछ महीनों से थोड़ा अनबन से ही पड़ी थी, लेकिन उस वक्त में उसने मेरा साथ दिया और उसने कहा कि जोगी तू जा घर पर आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ मैं तेरे बदले में रखवाली करूँगा और किसी को आम लेने नहीं दूंगा। जब तक तू नहीं आएगा आम तेरा ऐसा ही पड़े रहेंगे। अब सुबह तक तू आ ही जाएगा ना, तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं तो अपने भाई को भेज देना, दीदी को भेज देना, अब सारे आम इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। तब मैं बोला हाँ मैं सुबह जरूर आऊँगा और तुम सुबह तक रखवाली कर लोगे। बोला हाँ हाँ मैं कर लूँगा। और मैं बोला ठीक है तुम रात की रखवाली कर लो और जो भी तुम्हें आम चाहिए मैं दूंगा। तब वो कहने लगा, अरे आम की मुझे खास ज़रूरत नहीं है, जो होगा मैं तुमसे मांग लूँगा। और इसके बाद मैं उन लड़कों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। घर आया तो अभी भी रात थी, टाइम कितना मुझे कुछ भी मालूम नहीं। घर दरवाज़ा पीटा गया, माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देख करके आश्चर्य बढ़ गई कि बेटा आंधी तूफान में तू फंस तो नहीं गया था, आइए क्या हुआ, तू डरा हुआ क्यों है। मैं घर के अंदर आ गया और उस लड़कों से कहा कि भाई आप लोग जाइए, सुबह बगीचे में आ जाना, आप फिर हम आप लोग को भी आम देंगे। अब वो लड़की चले गए, मैं अंदर आ गया, माँ को सारी किस्सा जो घटना मेरे साथ हुई बताया। अब मेरी बात सुनकर के माँ एकदम डर गई थी और कहने लगी कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तूने ध्यान से देखा था वो लड़की थी। मैंने बोला हाँ माँ, जवान खूबसूरत लंबी लड़की थी और उसने मेरे साथ में क्या किया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं जब होश में आया, लड़कों ने मुझे होश में लाया तो मेरे शरीर में कपड़ा था ही नहीं, बस जो शर्ट था वो खुला हुआ था और ज़मीन पर गिरा हुआ था।
माँ ये लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। माँ डरी हुई थी, कहने लगी कि अब क्या कर सकते बेटा, अब तेरा बापू को आने दे, अब इसके बाद में अब उन्हीं से बातचीत होगी और वो दोपहर तक आ जाएंगे, तू चिंता मत कर और ना तू डर। आखिरकार सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने की कोशिश करता, लगता कि वही लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो। हाँ, मैं बिल्कुल डर जाता। आँख खोलता तो जैसे लगता कि अभी अभी लड़की इसी जगह पर थी, और जैसे मैंने आँख खोला वो गायब हो गई है। अब सही मायने में रात भर मैं सो नहीं पाया, लेकिन जब सुबह के 5 बजे तब मुझे गहरी नींद आ गई थी। इसके बाद मैं जो उठा तो सुबह के 8 बजे, जब माँ ने मुझे जगाया कि बेटा उठ जा, तबीयत तेरी ठीक है ना। मैंने बोला हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, ऐसे कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाया माँ। जो भी घटना था रात का, जैसे मुझे समझ में आता था कि वो लड़की आँख खोलते ही मेरे सामने में खड़ी होती थी, सब कुछ बता दिया। इस घटना के बाद मेरे माँ भी काफ़ी चिंतित थी, डरी हुई थी। मेरे घर के सारे सदस्य भी अब डरे हुए थे, खास करके मेरी दीदी। और कहने लगी भैया बाबूजी को आ जाने दो, अब उनके आने के बाद ही कुछ हो सकता है। बाबूजी झाड़ फूक भी जानते हैं ना, तो ज़रूर करेंगे। बाबूजी मेरा जो पिताजी थे झाड़ फूक भी करते थे, छोटे मोटे ऐसा कुछ काम हुआ करता था गांव के लोगों का, तो करते भी थे। आखिरकार सुबह में मैं अपने भाई को लेकर के अब बगीचे में गया 9 बजे के आसपास में, और जब मैं गया तो मैं हैरान रह गया। वो दोस्त जिसको मैं ऊपर जिम्मेवारी छोड़ के आया था अभी भी उसी बगीचे में था, और कुटिया में, जिस कुटिया में मैं मेरे पिताजी का था, उसी में सोया हुआ था और कुछ ग्रंथ जैसे रामायण वगैरह का अध्ययन कर रहा था। जब मैं पहुंचा ना, तब बोला तबीयत तेरी ठीक है ना। मैंने बोला हाँ। और फिर मैं रात का घटना उससे शेयर करने लगा। मेरी बात सुन करके हैरान तो जरूर हुआ, और फिर बोला कि देख तू मेरे साथ में अकेले में चल, तेरे से कुछ बात करनी है। मैं अकेले में उसके साथ हो लिया, और फिर वो बताने लगा कि देख भाई, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि इस बगीचे के अंदर में कोई आत्मा है जो रात के टाइम, जब अंधेरी रात होती है ना, तो वो घूमती रहती है और ना जाने किसका तलाश करती है। मैं भी उस आत्मा को देखा था, और देख करके मैं डर गया था, भाग गया था, और उस आत्मा ने मेरा पीछा भी किया था, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाई। तो ऐसा तो है भाई, यहाँ कोई जरूर न जरूर चक्कर है उस आत्मा का। और वो लड़की लंबी थी ना। मैंने बोला हाँ भाई, और देखने में खूबसूरत। मैंने बोला हाँ बिल्कुल वही बात है। अब उसकी बात सुन करके मैं और डर चुका था, और तब मैंने बोला कि देखो पिताजी आने के बाद में मेरी माँ बोली है कि कुछ झाड़ फूक करेंगे, इसके बाद मैं सही हो जाऊँगा, डर जो है शरीर में चला जाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ चला। मैंने बोला भाई आम तो ले जा, और वो गिनती के कुछ ही आम ले गया। बोला मैं इतने आम को क्या करूँगा, जितना मैं दे रहा था, मुझे चटनी वगैरह बनाना है, इससे ज़्यादा क्यों बर्बाद करूँ। तुम अपना आम इकट्ठा करो, हो सकता है बाजार में बिक जाए, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो बेच भी देंगे। और इसके बाद हम लोग सारा आम, कच्चे आम इकट्ठा करने लगे और झोपड़ी में रखने लगे। अब दोपहर के बाद मेरे पिताजी घर पहुंच गए थे, और जैसे ही माँ ने बताया कि रात मेरे साथ क्या हुआ था, अब घर में रुके नहीं, सीधा बगीचे में आ गए। आते ही मुझे आवाज़ दिया, जोगी बेटा, जोगी इधर आ। जब मैं अपने पिताजी को देखा तो एक साहस से हुई अंदर में। मुझे लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पिताजी आ गए, अब सब कुछ सही कर देंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अब वो लड़की मुझे रात में नहीं दिखेगी। और मेरे पिताजी पूछने लगे कि जोगी सच सच बताना क्या क्या हुआ था, कोई बात मेरे से छिपाना मत। तब मैं कोई बात नहीं छिपाया, सारी बात एक एक करके बताता गया। और मैं देखा पिताजी के चेहरे पर कोई कोई भाव नहीं था, ना डरे हुए थे, ना ऐसे कोई ऐसा लक्षण उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, बस मेरी तरफ देखते जा रहे थे। जब मेरी कहानी घटना पूरा हो चुका, तब वो कहने लगे कि देख बेटा, मैं जानता था उस लड़की को, मैं इस बगीचे में बहुत बार देखा हूँ, और
मैं उसका पीछा भी किया, लेकिन जितने मैं नज़दीक जाता ना वो दूर भाग जाती। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई चोर नहीं है, आम तोड़ने के लिए नहीं, वो कोई आत्मा है, कोई भूत है। और मेरे पास में इसलिए नहीं आती थी कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं कुछ मंत्र वंत्र जानता हूँ, शायद उसको मालूम था, और इसलिए वो डर कर भाग जाती थी, मेरे से दूर हो जाती थी। अब तू उस रात में रुका ना, अब तुझे तो कोई धार्मिक आदमी है नहीं, व्यक्ति है नहीं, ना तूने कोई रामायण पढ़ा, ना कुछ भी पढ़ा, और ना कोई मंत्र कर ज्ञाता है, इसलिए तुझे उस लड़की ने आकर्षित किया और तुझे फंसा लिया। अब तू डर मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इसके बाद पिताजी झाड़ फूक मेरा किया और कहने लगे अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब तू बिल्कुल सही है मेरी तरफ से। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसके बाद पिताजी तो अब वही रखवाली करते थे बगीचे में। आम का बहुत नुकसान हो चुका था। अब आम जो टूटे हुए थे बाजार में बिके, लेकिन औने पौने दाम में। और कुछ आम जो बचे हुए थे आधे से अधिक, वो हमारे फ़ायदे में आए। जब पक गए, तोड़ा गया और उसको बिक्री हुआ। लेकिन उसके बाद जब झाड़ फूक हो गया था ना, तब जब मैं सोता था तो अब वो लड़की मेरे सामने में नज़र नहीं आती थी। तो ये कहानी है मेरा। अगर उस रात मेरा दोस्त जिसे मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ था, और उसने मेरी काफ़ी मदद की आम को रखवाली करने में, और उसके बाद मैं उस दोस्त से सारा जो लड़ाई झगड़ा पिछला हुआ था सब भूल गया। और फिर मेरी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती आज तक चलती आ रही है। तो दोस्तों, ये है जोगिंदर जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को बता सकते हो। और दूसरों, आप मेरे जो दूसरे चैनल हैं उन पर भी जाइए, उनका लिंक मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। और इस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज आप नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं कल मिलता हूँ। नमस्कार।